हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और यहाँ देखिए क्लास 12th जो है बउआ, क्लास 12th के हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें आपका एक पार्ट हो गया था। यहाँ जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं सेकंड पार्ट आपका होने वाला है। यहाँ देखिए आपका ये सेकंड पार्ट है ना। एक पार्ट आपको हो गया है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। जो चार्ज और कूलम का जो नियम था, आवेश और कूलम का नियम, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए यहाँ है हम लोग को सेकंड पार्ट। ये यहाँ पर होने वाला है क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। और यहाँ आपको जो डाइपोल होता है, डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव जो है ना, विद्युतीय द्विध्रुव, उससे संबंधित जो डाइपोल होता है, डाइपोल से संबंधित आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। डाइपोल के बारे में आपको जानकारी होगा कि दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को काफी कम दूरी से यदि इसको अलग कर देते हैं तो इसी को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव बोलते हैं। और इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पीछे के चैप्टर से यदि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर वो क्या है यहाँ डाइपोल से रिलेटेड रहेगा। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए। वो यहाँ पर जो है ना, ये क्लास 12th के लिए और फिजिक्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, टोटल क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारा आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि वीडियो को आप सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इसको कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जितना भी दोस्त है सबके साथ, ग्रुप जितना है सब में इसको शेयर कर दो। ठीक है, और शेयर करोगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में हम लोग को अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, यदि कोई वस्तु धन आवेशित है ना, मतलब यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर धन आवेश दिया गया है, प्लस में ऐसे करके चार्ज दिया गया है, धन आवेशित है। यदि कोई वस्तु जो है धन आवेशित है, इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की डॉट डॉट है। क्या है, अगर कोई वस्तु पर हम लोग धन आवेश देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, तो है ना, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है बउआ, यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया कमी। मतलब अगर धन आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा में कहा गया कि नहीं, उसमें अगर धन आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि हो जाता है। अच्छा, उपर्युक्त तो दोनों हो सकता है, कमी भी रहे और वृद्धि भी रहे। और कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है बउआ, इसमें क्या आंसर रहेगा। यदि कोई वस्तु है और उस पर धन आवेश है, दिया गया आपको धन आवेश, तो धन आवेश होने पर उसमें क्या रहेगा, जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट कर सकते हो। जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा। यदि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि रहेगा कि कमी रहेगा, कि दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए, जिसका जिसका वो कमी आ रहा है सभी लोग सही, इसका आंसर हो जाएगा कमी, है ना। देखिए आप एक बात समझ लीजिए। देखिए अगर कोई वस्तु है और इस पे धन आवेश होने का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए हैं। यदि कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है ना। यदि कोई, जैसे आपके पास कुछ है ना रुपया है, आप किसी को दे देते हैं, अगर किसी को दे दीजिएगा तब क्या कहिए कि हमारे पास धन है, ऋण नहीं है, कर्जा नहीं ले रहे हैं, किसी को दिए हैं। तो अगर किसी को दीजिएगा तब इस पर प्लस आता है, तब वो धन आवेशित आपका होता है ना। किसी को देता है तब जाके क्या होता है, धन आवेशित होता है। और एक बात बताइए, अगर दे दिया है तो इसके पास कुछ कमी हो जाएगा। पहले आपके पास है ना 100 रुपया था, आप किसी को 20 रुपया दे दिए हैं तो थोड़ा सा 100 से तो कम जाएगा ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर क्या आपको रखना है कि अगर ये कहा जाए कि धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेशित है माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इसको कहना हम लोग को क्या बोलेंगे बुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बोलेंगे। तो इसको ध्यान रखना है। धन आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, और ऋण आवेशित कहने का मतलब उसमें बढ़ जाएगा। अगर आपसे ये कहा गया कि ऑक्सीजन पर 2 माइनस दे दिए, यहां देख लीजिए, ऑक्सीजन पर 2 क्या दिए हैं, माइनस। तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस दिए हैं, मतलब ये नॉर्मल ऑक्सीजन था, 2 माइनस कहने का मतलब इसमें 2 आ गया है, माइनस है मतलब 2 आ गया है, तो 2 आ गया मतलब वृद्धि हो गया इसमें। लेकिन यही अगर आप ये कह देते हैं बउआ कि यहाँ पर नहीं, हम लोग को ऑक्सीजन पर 2 प्लस है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन पर 2 प्लस है, इसका अर्थ ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन 2 बाहर निकल गया, कमी हो जाएगा। तो प्लस आवेश से कमी होता है, धन आवेशित होने से कमी होता है, अब माइनस आवेश से वृद्धि होता है। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। जिसका जिसका कमी था सभी लोग सही हो। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, क्वेश्चन को आराम से समझते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए क्या है।
चलिए यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन में से है बउआ, काफी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको पहले आप पढ़ लीजिए क्या है। कहा गया कि दो गो विद्युत रेखाएं, इसको विद्युत रेखाएं कहिए, चाहे विद्युत बल रेखा कहो, चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा कहो, सेम है ना, सबके सब सेम होता है। विद्युत रेखाएं लिखा गया है, इसका अर्थ है कि विद्युत बल रेखा चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा। तो दो गो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को डॉट डॉट है, एक दूसरे को मतलब दो गो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, अगर दो गो विद्युत बल रेखा है तो एक दूसरे को ऑप्शन दिया गया है वो देख लो, काटती है, मतलब दो गो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये कहा गया कि काटती है। दूसरा कहा गया है वो कि नहीं काटती है, ऐसा कहा गया है कि दो गो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। सी लिखा है कि नहीं, काटती है लेकिन विशेष परिस्थिति में काटती है, इन स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में इसको काट सकती है ना, स्पेशल सिचुएशन में काट सकती है। और ये कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आप आंसर बताइए क्या रहेगा। दो गो विद्युत बल रेखाओं के बारे में आप पढ़े होंगे बउआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, कि दो गो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को बताइए काटती है, नहीं काटती है, विशेष स्थिति में काटती है, या ऐसा कुछ नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से इसका आंसर आप पहले कमेंट कीजिए क्या रहेगा आंसर, जल्दी से इसका सब लोग कमेंट करो क्या रहेगा। चलो जिसका भी आ रहा है बी बउआ, जिसका इसका भी बी आ रहा है सभी लोग सही हो। दो गो है ना, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, कोई भी स्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए बउआ, दो गो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। कोई विशेष परिस्थिति आप लिए, ये आपका नहीं रहेगा, काटती है ये नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। दो गो विद्युत बल रेखा है ना, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर दो गो आप है ना, एक ऐसे लिए विद्युत बल रेखा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ चार्ज प्लस ले लिए हैं, तो आप लोग को जानकारी होगा कि प्लस वाला से विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है, माइनस वाला में प्रवेश करता है, ऐसे कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यदि काट देता है तो काटान बिंदु पर आप लोग पढ़े होंगे कि काटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का दो दो दिशा हो जाता है, जो संभव नहीं है एक दिए गए चार्ज के कारण। देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो बात आपको हम ये समझा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान दो, सबसे पहला कंडीशन की इसको पहले आप ध्यान रखिए कि दो गो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। दो गो विद्युत बल रेखा जो होता है बउआ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक मिनट, क्वेश्चन दो गो बउआ विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था कि दो गो अगर विद्युत बल रेखा है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, याद रहेगा आपको। इसको इस तरह से लगता है थोड़ा सा विद्युत बल रेखा के बारे में, इसके अलावा भी आप जानकारी ले लीजिए, समझिए विद्युत बल रेखा के बारे में आपको क्या क्या समझा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ तो जो आपका आंसर रहेगा बउआ, यह आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। चलिए दो विद्युत बल रेखाओं के विद्युत बल रेखा के बारे में क्या क्या आपको जानकारी रखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ हम पॉइंट आपको लिख देते हैं। सबसे पहले एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे को काटेगी नहीं, पहला ध्यान रखना। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा बंद लूप का निर्माण बउआ, बंद लूप ध्यान रखना है, बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं ना तो इसको आप नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सारा चीज है। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, काटता नहीं है। दूसरा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तीसरा विद्युत बल रेखा हमेशा संतत होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा संतत। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ समझा देते हैं। संतत के मतलब अगर विद्युत बल रेखा, देखो अगर विद्युत बल रेखा यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहां से स्टार्ट होने के बाद डायरेक्ट ऐसे चलेगा, अगर यहां तक पहुंचा है तो ये पूरा कवर करते हुए चलेगा, है ना, इस तरह से पूरा कवर करते, डिस्टेंस कवर करते हुए। ऐसा कंडीशन इसमें कभी नहीं आएगा बउआ, ऐसा कि यहां पर है यहां पर नहीं है, यहां है यहां नहीं, ऐसा कंडीशन कभी नहीं आएगा कि यहां पर है, देख लीजिए यहां से यहां तक विद्युत बल रेखा, फिर यहां गायब हो गया, फिर यहां है, फिर यहां, ऐसे विलुप्त होकर नहीं चलेगा। आप टीवी सीरियल में देखते होंगे, वहाँ जो है ना भगवान जी क्या करते हैं, अगर शंकर जी बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, अब उनका कोई भक्त नीचे है ना कोई प्रार्थना करा तो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बार से चुटकी बजाए और डायरेक्ट पृथ्वी पर है ना टेलीपोर्ट हो जाते हैं। या यहाँ पर पहाड़ था, यहाँ पर बैठे हुए थे और डायरेक्ट यहाँ पृथ्वी पर आके पहुँच जाते हैं। अब एक बात बताओ, ये बीच में कवर नहीं किए, इसको टेलीपोर्टेशन कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बीच वाला है ना दूरी कवर नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट हो जाना। तो ऐसा नहीं है, विद्युत बल रेखा एकदम संतत होता है। अगर यहाँ से इसको चलना होगा ना तो पूरी इस तरह से एकदम चलेगा, इस तरह से डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, इसको संतत बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है।
यहाँ तक समझ में आ गया है बउआ। तो विद्युत बल रेखा के बारे में क्या क्या आपको जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन तो विद्युत बल रेखा के बारे में है कि ये काटती नहीं है। दूसरा में आपको ये ध्यान रखना है बउआ कि विद्युत बल रेखा जो है बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, ये कभी आपका बंद लूप का निर्माण नहीं करेगा। अगला आपको ध्यान रखना है कि संतत होता है। तो ये 3 वर्ड जो है यहाँ पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, तीनों वर्ड आपको ध्यान रखिए, है ना। तीनों वर्ड विद्युत बल रेखा के लिए पहले ध्यान रखिए। इसके अलावा आगे भी है कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होता है, चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत होता है, वो आगे क्वेश्चन में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको केवल ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, दूसरा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है विद्युत बल रेखा, और संतत होती है, हमेशा लगातार रहेगा, संतत रहेगा। यहां तक लिए देखिए टोटल क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एकदम टोटल को पढ़ते चलिए, कॉपी में एक एक चीज नोट करते चलिए, है ना। 2023 के एग्जाम में एकदम बहुआ झंडा गाड़ देना है, एकदम जे आए क्वेश्चन, है ना। अगर ये चाहते हैं कि टोटल 35 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तब 35 में 35 बनाना चाहते हैं ना, तो ये नहीं कि केवल इस क्वेश्चन से वो काम चलने वाला है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लीजिए, है ना। इसके बारे में और भी आपको जानकारी, अगर इसके अलावा कोई डेविएट करके इधर उधर से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे भी हम लोग को क्वेश्चन बनेगा, इससे थ्योरी भी आपको क्लियर होते जाएगा। तो टोटल चीज एकदम नोट करते जाना है, क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है बउआ, देख लो ये है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ दिया गया है, पहले इसको आप आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन जरा पढ़िए तो इसको, क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है बउआ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले पढ़ो, क्या दिया गया है। कहा गया है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक, यहां देखिए कोई आवेशित है, गोलीय खोखले चालक है, खोखला चालक है, गोल है, फुटबॉल जैसा है, तो फुटबॉल तो अंदर से खोखला होता है, लेकिन फुटबॉल बनाए चालक, चालक करने का मतलब लोहा के बना दिए, लीजिए चालक का एक मतलब जेकरा से धारा प्रवाहित होता है ना, खोखला है वो बना दिए हैं। और आवेशित है, आवेशित है कहे का मतलब एकरा पर कुछ चार्ज प्लस में चाहे माइनस में से करके चार्ज आपको दिया गया है। अर्थ समझ में आया, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक है, इसके भीतर विद्युतीय तीव्रता के बारे में कहा गया है कि इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युतीय तीव्रता क्या रहेगा, विद्युतीय तीव्रता कहने का मतलब ई, है ना। विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, प्रवणता या तीव्रता जो आप पढ़े हैं, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता है, प्रवणता है या तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। कहा गया है कि इसके अंदर देख लीजिए, कहा गया है कि इसके भीतर बउआ, चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि अनंत होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, धनात्मक एवं 1 से अधिक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी से इस पे आंसर कमेंट सब लोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोई आवेशित है बउआ, आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर, कोई चालक है, चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है, जल्दी से आपको बताना है, इसमें विद्युतीय तीव्रता का मान कितना रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा बउआ, विद्युतीय तीव्रता का मान आपको बताना है, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से इसको थोड़ा सा लिख लेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में 2-3-4 बात आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, यदि कोई चालक हो, यहां देख लो आवेशित है ना, यहाँ चालक अगर आपको यहां पर दिया गया है, समझ लीजिए पहले यहां आपको कहा गया हुआ कि चालक है, तो अगर कोई आवेशित चालक हो तो सबसे पहले इस चालक के अंदर, इस चालक के अंदर क्या क्या, अच्छा इसका जिसका भी आंसर 0 आया है सभी लोग सही, उसका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। किसी चालक के अंदर कोई आवेशित चालक है तो चालक के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होता, विद्युत बल रेखा नहीं होता, आवेश नहीं होता, कई चीज है। तो इसको हम समझा देते हैं किस प्रकार से रहेगा, ध्यान दो। बात यहां पर क्या है जी, समझ लीजिए। सबसे पहले बात पहला में ये है कि अगर कोई आवेशित चालक आपको दिया है, कोई चालक दिया है, चालक, तो चालक के अंदर बउआ, चालक के कहां बउआ, अंदर, चालक के अंदर क्या क्या था, चालक के अंदर में देख लो सबसे पहले विद्युतीय क्षेत्र नहीं रहेगा। पहला में क्या ध्यान रखना है, विद्युतीय क्षेत्र का मान 0, एकदम इसको याद करते चलिए, कई चीज है, सारा चीज पूछता है, तो यहां पर बड़ी सारा पॉइंट बनने वाला है। चालक के अंदर, चालक के अंदर क्या विद्युतीय क्षेत्र कितना, 0, पहला याद रहेगा, चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। दूसरा आवेश कितना होता है बउआ, तो ये आवेश भी आपका 0 होता है, कोई आवेश नहीं रहेगा वहां पर, कोई आवेश नहीं रहेगा। नहीं विद्युत बल रेखा जो पीछे आपको बता देते, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा, ये भी आपका नहीं होता है।
फिर से सुनिए, अगर कोई आवेशित चालक है बउआ, तो आवेशित चालक के अंदर बताइए विद्युतीय क्षेत्र कितना रहेगा, 0 रहेगा, आवेश नहीं रहेगा वो भी 0 रहेगा, कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख रहे हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जी समझ लीजिए, अगर ये चालक है तो इसके चालक के अंदर न तो विद्युतीय क्षेत्र होगा, नहीं आवेश होगा, नहीं विद्युत बल रेखा होगा, लेकिन इसके सतह पर विद्युत बल रेखा होता है, मतलब विद्युत बल रेखा इसके सतह पर रहता है और सतह पर हमेशा लंबवत। तो यहां ध्यान रखिएगा, विद्युत बल रेखा जो होता है सतह पर लंबवत होता है, एकदम लंब रहेगा बुआ, लेकिन लंब कहां रहेगा, इसके सतह पर। अगर यहां से विद्युत बल रेखा इससे गया है ना तो इसके सतह पर लंब रहेगा, इन्हें से आया है तो इससे सतह पर क्या रहेगा, लंब, लेकिन इसके अंदर नहीं रहेगा, इसके अंदर 0 रहेगा। ध्यान रहेगा। तो टोटल यहां पर देख लीजिए, आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, 4 गो यहां पर बिंदु आपको बता दिए हैं, ध्यान आपको रखना है, चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है कि यदि कोई आवेशित चालक है तो आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना, 0, आवेश कितना, 0, विद्युत बल रेखा एकदम नहीं रहेगा जी, है ना, विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा, और विद्युत बल रेखा अंदर नहीं होगा, लेकिन उसके सतह पर हमेशा लंबवत होता है, उसके सतह पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, ध्यान आपको रखना है। तो क्लियर है, यहाँ 4 पॉइंट आपको समझाया है, चारों पॉइंट चालक के लिए याद रखना है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको चालक के लिए ध्यान रखना है, याद रहेगा आपको। अच्छा, विद्युत बल रेखा के बारे में पीछे भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर विद्युत बल रेखा है तो कभी काटता नहीं है, बंद लूप का निर्माण नहीं करता और संतत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ जो हम लोग को क्वेश्चन था बउआ कि बताइए आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता कितना होता है, तो विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युतीय तीव्रता कहने का मतलब विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 रहेगा। पूछता कि आवेश कितना, अगर ये चालक है, इस चालक पे हम लोग ऊपरी ऐसे आवेश देंगे ना बउआ, तो ये आवेश अगर चालक को अंदर भी आप डाल दीजिएगा ना तो फट से बाहर भाग जाएगा, रहवे नहीं करेगा। तनिकने लेकमन के देखे हो, तनिकने लेकमन को चीज जब छोटा, हम लोग भी छोटा थे तो सेम ही था, क्या कि सब लोग अंदर गर्मी के मौसम में सब लोग अंदर घर में सो रहे हैं, हमने प्रयास करते थे कखनी सबके नींद आवे, बस भागते थे, तो घर से बाहर, है ना, घर से बाहर जाएगा, है ना, प्रवृत्ति जिसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर चालक के अंदर देखिएगा तब विद्युतीय क्षेत्र 0, हमेशा भाग जाएगा, नहीं आवेश नहीं रहेगा, जैसे इसको आवेश दीजिएगा, अगर चालक है इसको आवेश दीजिएगा तो सब ऊपर भाग जाएगा ना, बाहर है, वो घर में रहवे नहीं करेगा। विद्युत बल रेखा अंदर नहीं होता है, लेकिन सतह पर हमेशा इसे करके लंबवत रहेगा। बात क्लियर हो गया है। तो चलिए यहां तक आई थिंक आपको कंप्लीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, ये टोटल आपको नोट करना, एकदम कॉपी में लिखते जाइएगा, एकदम डिटेल डिस्कशन करें। अगर आप पढ़े होंगे ना तो एक बार रिपीट आपको हो रहा होगा, थ्योरी से टोटल चीजें आपको एकदम रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया है बउआ। आंसर क्या रहेगा बताइए, चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता कितना होता है, चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता नहीं होता है सर, 0 होता है। 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन को चलते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़िए क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप, या पहले आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया 2-3 बार क्वेश्चन आपको दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सदिश राशि। पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या रहेगा, है ना। नाम आप लोग का एक सर नाम नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे नाम, लेकिन सबसे पहले इसको आप बताइए क्या रहेगा, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, पहला में कहा गया कि आवेश सदिश राशि है, दूसरा धारिता सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कहने का मतलब विद्युतीय क्षेत्र की प्रवणता या तीव्रता है ना, तो विद्युतीय क्षेत्र के प्रवणता या तीव्रता, इसका या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप इसको बताइए क्या कौन सा रहेगा बउआ, ये एकदम बेसिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हाँ जिसका भी आंसर बउआ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है, सभी लोग सही, उसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है एक सदिश राशि होता है, ये आपका सदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, धारिता ये दोनों आपका अदिश होता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कौन सी राशि है बउआ, अदिश राशि होता है। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है, ध्यान रखना है ना। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चाहे इसको और बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं प्रबलता। क्या बोलते हैं, प्रबलता, चाहे और क्या बोलते हैं, प्रवणता। ध्यान रहेगा, इसको प्रबलता बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं या तीव्रता बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये आपका सदिश राशि होगा। क्लियर हो गया है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई विशेष क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा देखिए आप लोग बार बार गलती करते हैं कई, और एक क्वेश्चन जो है कई तरीका से, एक ही क्वेश्चन आपको कई तरीका से पूछता है। आज
अगर आप इसको ढंग से समझ लीजिएगा तो कभी जीवन में आपको गलती नहीं होगा बउआ। सबसे पहले तुम क्या करो, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। चलिए जल्दी से जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है एक कूलम जो आवेश होता है कितना ESU के बराबर होता है, कितना ESU के बराबर होता है। पहले एक काम करो तुम लोग, कमेंट पहले इसको करो क्या आंसर रहेगा, और सबसे पहले लाइक कर देना। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन लगातार ऐसा दिए हैं और एक ही बार में हम सब समझा देते हैं। उसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा, बाद में इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पहले इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो तो बउआ, क्या रहेगा इसका आंसर। पानी गर्म नहीं है जी। चलिए तो हाँ बताइए क्या रहेगा बउआ। आंसर आप लोग कमेंट किए हैं। चलिए अच्छा चलो, तो यहाँ पर देखो जिसका जिसका भी आंसर हुआ, जिसका जिसका भी आंसर आपका ए आ रहा है सभी लोग सही हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसका इसका भी ये है, इसका हम समझाते हैं क्या चीज़ें हैं वास्तव में, समझो। इसको समझाने से इसको यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा कि एक कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है। ESU के बराबर था 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9, याद रहेगा 3 × 10 के पावर 9। क्लियर हो गया है, इसका आंसर क्लियर हो गया है। चलिए अगर इसका आंसर आपका क्लियर हो गया है तब इधर इसका आपको डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। सब लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देगा वो डिस्कशन इस ओर हम इसको कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन ये आपको ध्यान रखना कि ESU जो यहां देख रहे हैं बउआ, ये आवेश का ही मात्रक होता है और ये आवेश का CGS यूनिट होता है। कौन सा, CGS, ध्यान रहेगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम और CGS मात्रक ESU होता है। ESU का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ES देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ESU में ES मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक U फॉर यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। पूछा जाए कि ESU क्या है तो सबसे पहले कहना आवेश का CGS मात्रक, याद रहेगा। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है तो ESU होता है। ESU का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ES मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, U फॉर यूनिट, या कुछ लोग इसको और एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। ध्यान दो, इसका एक और नाम कुछ लोग देते हैं क्या, E से इलेक्ट्रोस्टैटिक, S से स्टैंडर्ड है, U से यूनिट, है ना, यूनिट हो जाएगा, मात्रक होता है। समझ में आया है। समझिए इसको फिर से। यहां पर सबसे पहला कंडीशन इसके लिए क्या याद रखना है बउआ, तो सबसे पहला कंडीशन में पूछा जाए कि ESU क्या है तो सीधे कहना है कि आवेश का CGS मात्रक होता है। ऐसा यूनिट आप कूलम पढ़े होंगे। CGS मात्रक क्या होता है, ESU होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पूछा जाए कि ESU का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। E से इलेक्ट्रोस्टैटिक है, S से स्टैंडर्ड है, U से यूनिट, या ESU के मतलब केवल आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है। अब चलिए इसका एक शॉर्ट में नाम क्या देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिला के स्टैट लिखता है। ध्यान दो, स्टैट लिखता है, स्टैट, ध्यान रहेगा। तो स्टैट मात्रक भी इसको होता है, स्टैट यूनिट भी इसको बोलते हैं। यूनिट मात्रक लिखिए चाहे यूनिट लिखिए, ध्यान रहेगा। तो 2-3 बातें इसमें आपको समझा दिए हैं। क्या क्या समझाएं बउआ, तो ये समझाएं कि ESU क्या होता है तो सबसे पहले CGS यूनिट होता है। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। अच्छा शॉर्ट हैंड में स्टैट यूनिट भी बोलते हैं। जहां स्टैट रहेगा तो समझ जाना कि ESU ही दिया है। बात क्लियर हो गया। अगला कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि एक कूलम जो आवेश होता है बउआ 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को एकदम आप ध्यान रखिए, इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। ये वाला जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना कि एक कूलम जो आवेश आपका होता है, एक कूलम जो आवेश आपका रहता है 3 × 10 के पावर 9, 10 के डाटा है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। ये बात टोटल कंप्लीट आपको हो गया है।
यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। तो अब क्या क्या इसमें लिखिएगा, तो लिखने वाले कंडीशन में देखिए आपका क्या क्या रहेगा, यहाँ समझा देते हैं क्या क्या आपको लिखना है। तो जब लिखने की बात आएगा ना, तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पॉइंट में क्या क्या, पॉइंट वाइज में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए पॉइंट वाइज करके, नीचे लिखो। इससे कई सारा चीज़ आपको आगे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन से कई चीज़, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आपको इसको समझा देवल जाए। सबसे पहला इस तरह से लिखना है आपको, क्या सबसे फर्स्ट में कि ESU आवेश का CGS मात्रक होता है। नीचे डैश करके लिख लीजिए, ESU आवेश का CGS मात्रक होता है। ESU आवेश का CGS मात्रक होता है। ESU आवेश का CGS मात्रक होता है। हो गया। दूसरा में लिख लीजिएगा ESU का पूरा नाम, ESU का पूरा नाम यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्टैट, इसको स्टैट बोलते हैं, स्टैट यूनिट या स्टैट मात्रक होता है। ध्यान रहेगा। दो बात हो गया है। इस सबसे पहले कौन सा मात्रक, CGS मात्रक हुआ सर जी। दूसरा इसका पूरा नाम क्या होता है, तब पूरा नाम इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, चाहे स्टैट मात्रक इसको कहा जाता है, स्टैट कूलम कहते हैं, स्टैट मात्रक, स्टैट कूलम, ये आप कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया दो चीजें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लिखना है, ऐसे आपको लिखना है कि 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU, 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 3 × 10 के पावर 9 ESU। ये क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर आपको देखो, यहां से कई क्वेश्चन आने वाला है। ESU के मतलब को चीज स्टैट कूलम या स्टैट मात्रक है ना। ESU के मतलब क्या, स्टैट मात्रक लिखिए, स्टैट कूलम लिखिए, आवेश से रिलेटेड है, तो स्टैट मात्रक या स्टैट कूलम लिखेंगे। तो एक बात बताओ, 1 कूलम आवेश बराबर कितना हो गया, तो 3 × 10 के पावर 9 ESU, तो 3 × 10 के पावर 9 इसका आंसर ए आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इससे कई क्वेश्चन आगे बनेगा, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन में जो आपको दिया गया यहां पर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है बउआ। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, और 6 क्वेश्चन में देखिए अब वो क्या करना है, पढ़िए पहले। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बता सकते हो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन में से है, आप इसका जल्दी से बता सकते हो। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बउआ, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या रहता है, चलिए बताइए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, P से। P बराबर Q × L होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि P बराबर क्या होता है, Q × L। तब Q आवेश होता है और आवेश का कुलम, L लंबाई का मीटर, तब कुलम में मीटर, जिसका भी कुलम मीटर आया सभी लोग सही हो, कुलम × मीटर, आपका आंसर ये आ जाएगा, कुलम × मीटर। ध्यान रखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है वो, कुलम × मीटर होता है। इसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, यहां पर क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है, आपको यहां ध्यान दीजिएगा। ये कहा गया है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष है ना, के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां देखो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्लियर आपको हो जाएगा। 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहले इसका आंसर आप बता सकते हैं। पहला में दिया है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिया डायरेक्टली है वो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², इसमें भी E 1/r² है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे 1/, ऐसे करके है। E जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ दिया है, लास्ट में भी r² है। यहाँ पर गलती है, D वाला थोड़ा सा ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा। D जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा।
डी ऑप्शन को थोड़ा सा सुधारिए आप। डी ऑप्शन में आपको इस तरह से है, इसको यहाँ पर हटा रहे हैं डी वाला ऑप्शन को, और डी ऑप्शन को थोड़ा सा आप सुधारिए और इसको लिखिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ आर स्क्वायर दे दिया था, है ना, बी और डी को मैच करवा दिया था, तो डी ऑप्शन आपका ये वाला है। चलिए आपको पहले ऑप्शन है ना, इसका आंसर बताना है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से भी है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर वास्तव में आपका डी हो जाएगा। क्यों डी होगा इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हम यहाँ पर बता रहे हैं वो समझो। अगर आप अच्छी स्थिति में, है ना, विद्युतीय द्विध्रुव ले लेते हो, तो विद्युतीय द्विध्रुव मतलब एगो प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, और दूरी पर है। अगर इधर कहीं अक्ष पर के किसी बिंदु, यहाँ पर अगर आप ई का मान निकालते हो, तो ई का मान ध्यान रखिएगा, अक्ष पर, इसको अक्ष पर बोल रहे हैं बउआ, अक्ष पर निकालते हो, अक्ष पर मतलब अच्छी स्थिति में इसका वैल्यू ई का मान होता है 1/, समझो क्या रहता है यहाँ पर अच्छी स्थिति में, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू। ध्यान रखिएगा, अक्ष पर यदि आप लिखना चाहते हैं, अक्ष पर ही का मान लिखना चाहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता या विद्युतीय क्षेत्र की प्रवणता, तो यहाँ पर इसका जो आपका वैल्यू होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर होगा 2p या नीचे होगा आर क्यू। क्लियर है, ऊपर 2p या नीचे आपका आर क्यू रहेगा। लेकिन बउआ ये तो अक्ष पर हो गया, लेकिन अगर निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय नहीं, यहाँ पर ये अक्षीय वाला स्थिति हो गया। अगर आपको कहा जाए निरक्षीय में, बताइए निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय कहने का मतलब क्या है जी, समझ लीजिए, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। आपको अक्ष पर नहीं, यहाँ कहीं बताना, इधर आपको बताना है, ऊपर कहीं बताना है। तो ऊपर वाला अगर यहाँ आप लिखिएगा तो सेम फॉर्मूला हुआ, खड़े करने से 2 हटा लेना है। क्या करेंगे वो, 2 हटा लेंगे। तो अगर 2 हटाते हैं तो यहाँ पर बताइए ई का मान क्या आ जाएगा, तो ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 हटाओ तो बचा पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। पी डिवाइडेड बाई क्या रहेगा वो, आर क्यू। यहाँ भी नीचे आर क्यू है, देख लो, यहाँ पर भी आपका नीचे आर क्यू है। अच्छी स्थिति कहेगा, अगर अक्ष पर कहता है तो 2p/r क्यू, लेकिन निरक्षीय अगर यहाँ ऊपर कहता है तो p/r क्यू केवल लिखना है, p/r क्यू लिखना है, याद रहेगा। तो अच्छी वाला में क्या हो जाएगा वो, अच्छी वाला में 2p/r क्यू हो जाएगा, और निरक्षीय वाला में क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यू होगा। एक बात बताइए, कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगा वो क्या, कौन सा रिलेशन सही है, तो इसमें बताओ तो आर क्यू नीचे है कि नहीं है। यहाँ देख लो, आप खुद यहाँ समझ लीजिए, यहाँ ई और आर क्यू में क्या रिलेशन है, आर क्यू नीचे है, इसमें भी देखिए आर क्यू कहाँ है, नीचे। इसका मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बउआ, डी। क्लियर हो गया। तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अक्ष पर कहेगा तो अक्ष पर 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू, और निरक्षीय में कहेगा तो केवल p डिवाइडेड बाई आर क्यू आपको लिखना है। ये बात क्लियर हो गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अभी से टोटल चीज हम कंप्लीट करते चलो बउआ, एकदम ये नहीं कि आपको रटवा रहे, एकदम एक एक चीज का थ्योरी आपको समझा रहे हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। आप एकदम पेशेंस रखिए, एक एक चीज को कॉपी में नोट कीजिए। देखिए 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका फिजिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं, मैथ भी पढ़ाने वाले हैं। पेशेंस रखिए, समय दीजिए और ढंग से उसको पढ़िए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। एग्जाम में आप यही सब गलती करोगे, वो एग्जाम में यही सब गलती कीजिए, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा। आप ढंग से पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको, है ना, सोल्व कीजिए, क्या रहेगा, किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, या क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अभी जो टाइम आपको 2 महीना के आसपास बचा हुआ, वो पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी बचा हुआ, 15 दिन 2.5 महीना के आसपास टाइम बचा है। ये आपके एकदम गोल्डन टाइम है। इसको एकदम आप पकड़ के रखिए, इस समय को आप बर्बाद मत कीजिए। एकदम समझिए कि आपके लिए सोना है नहीं। अगर आपको सोना मिल जाता है एकदम लूट लेंगे सर, ये नहीं, सोना अगर मिल जाए रास्ता में तो क्या कीजिएगा, लूट लेंगे। सोना यही है, वही समय आपके लिए सोना है ना। अगर इसको आप ढंग से प्रयोग कर लेते हो, 2.5 महीना जो है बउआ, इसको अगर आप ढंग से प्रयोग कर लेते हो, तब फिर जो आपके पास सोना हो जाएगा उसको कोई ले नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। ऐसा चीज़ है, एकदम ढंग के नंबर आएगा, अच्छा यूनिवर्सिटी में आपका, है ना, नाम लिखा जाएगा, ढंग से आप पढ़ पाइएगा। जॉब नहीं, अगर अच्छा यूनिवर्सिटी में आप चल गए, इसका मतलब वहाँ पर जॉब एकदम फिक्स हो जाएगा, फिर जॉब निश्चित आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। ये कहा गया कि किसी अचालक पदार्थ
के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ऐसा कहा गया कि कोई अचालक, चालक नहीं है, ध्यान दो, चालक के बारे में समझा दिए, चालक के बारे में बहुत सारा चीज बताए हैं। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, याद है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है बउआ, है ना। चालक के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होता है, विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, साथ साथ विद्युत बल रेखा नहीं होता है, लेकिन चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत होता है, ये भी आपको समझाए थे। यहाँ कहा गया है अचालक पदार्थ, क्या दिया है, अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ के गोले को, एगो गोला है, उसको आवेश देने पर वह वितरित होता है। बताइए, अगर ये चालक रहता, ध्यान दो क्या समझा रहे हैं, अगर ये चालक आपका रहता, क्या रहता बउआ, चालक होता, और चालक पर यदि आप आवेश देते तो चालक पर अगर आवेश देने से आवेश उसके सतह पर चल जाता है, उसके सतह से बाहर ऐसे चल जाता है। लेकिन ये कहा गया कि चालक नहीं है, चालक रहने पर बाहर, चालक के अंदर आवेश नहीं जाता है, लेकिन कहा गया कि अचालक है। तो अचालक में क्या स्थिति बनेगा, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, अगर अचालक पदार्थ यहां पर आप देते हैं बउआ, ये अगर चालक न रह के यहां पर अगर ये पदार्थ आपका हो जाता है अचालक, क्या हो जाता है, अचालक, और कहा गया है कि इसको हम लोग क्या दिए हैं बउआ, तो आवेश दिए हैं, प्लस में इस तरह से कुछ चार्ज दे दिए हैं, आवेश दिए हैं, तो वितरित होता है। कहाँ वितरित होगा, सतह पर होगा, खाली बाहर ही सतह पर रहेगा, या सतह के अलावा, है ना, सतह के अलावा अंदर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, है ना, केवल भीतर रहेगा, बाहर होवे नहीं करेगा, मतलब आवेश देगा खाली से अंदर ही रहेगा, भीतर ही खाली से रहेगा बस। और कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो वितरित करने पर क्या हो जाएगा बउआ, कहाँ जाएगा, जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट कर सकते हो, आंसर तेजी पूर्वक इसका कमेंट कीजिए, क्या रहेगा। अचालक है, अचालक को यहाँ पर आपको आवेश देना है बउआ, अचालक पदार्थ को आपको आवेश देना है, तो आवेश देने पर बताइए अचालक को आवेश देंगे तो कहाँ जाएगा। चलिए, जिसका भी आंसर बी आ रहा है सभी लोग सही हो। सतह के अलावा अंदर भी जाएगा, चालक के अंदर आवेश नहीं होता, लेकिन अचालक पदार्थ के अंदर भी आवेश होता है बउआ, तो चारों पट्टी जहां जहां दीजिए वहां वहां पर आवेश रहेगा। अगर अचालक पदार्थ है तो सगरो आवेश रहेगा, ध्यान रखना, एकदम बाहर भी अंदर भी सगरो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। प्रॉब्लम चालक में हो जाता है, चालक में केवल बाहर सतह पर जाता है, अंदर नहीं रहता है, तो एक में सगरो रहेगा, चूंकि अचालक दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, अगला क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है। हाँ, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए, सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अभी आपको लिखे नहीं है, हम पहले ये आपको प्रयास कर रहे हैं बउआ कि एकदम टोटल थ्योरी के साथ आप समझ जाइए। जब क्वेश्चन बैंक करवावेंगे ना तो उस समय एकदम तहलका मचा दीजिएगा, है ना। जब क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे तो उस समय तहलका मचा देना है बउआ। अभी केवल, है ना, टोटल क्वेश्चन आपको एकदम ढंग से कॉपी में नोट करना है, लिखना है, एक ही थ्योरी बार बार रिपीट करना है, छोड़िए नहीं। अगर आज हो गया इसका मतलब छोड़ नहीं देना है। आपको ये भी कहें कि पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 1 आपको पहले करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं देखे हैं तो एकदम टोटल ढंग से उसको देख कर टोटल नोट कॉपी बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए, विद्युतीय क्षेत्र जो यहाँ पर दिया गया, विद्युतीय क्षेत्र पूछता है क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र आपको ई दिया है और दूसरा कहा है कि विभव भी है, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच क्या संबंध होता है, आपको ये बताना है। भी और ई के बीच क्या संबंध होता है। चलिए, ऑप्शन आपको दिया गया है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स है, ई बराबर डी वी बाई डी एक्स दिया है, यहाँ डी भी बराबर डी ई बाई डी एक्स दिया है और माइनस डी बाई डी एक्स दिया है। कौन सा आंसर रहेगा बउआ, जल्दी से आंसर कमेंट करो इसका, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा। चलो, जिसका भी आंसर ए आ रहा है सभी लोग सही हो, ए आंसर वाले सभी लोग सही हो। देखो, इसका आंसर 2 गो है, हालांकि ऑप्शन तो दिया है तो ऑप्शन के आधार पर तो आपका आंसर यही रहेगा, लेकिन इसका एक आंसर और होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ई और भी के बीच क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला कंडीशन तो ई आपको ध्यान रखना है बउआ कि ई बराबर जो होता है, ई बराबर, या आप ये कहिए कि भी बराबर, तो भी बराबर ई इंटू आर होता है, इंजीनियर जिसको कहते हैं, भी बराबर इंजीनियर। क्या ध्यान रखना, भी बराबर ई इंटू आर, भी बराबर ई इंटू आर पहला फॉर्मूला। आर के स्थान पर एक्स बाई जेड कुछ हो लिख सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपको एक्स लिख दे, चाहे वाई लिखे चाहे जेड लिखे, यहाँ पर कुछ भी देगा, पहला फॉर्मूला याद रहेगा। ये भी आपको पूछता है तो पहला फॉर्मूला जल्दी से बोल दो क्या लिखेंगे बउआ, तो सर पहला फॉर्मूला तो ये हम लोग लिखने वाले हैं कि भी बराबर क्या रहेगा, तो भी बराबर ई इंटू आर, पहला फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला में हो गया भी बराबर ई इंटू आर, ई इंटू आर। इसको ई इंटू एक्स भी लिख सकता है, ई इंटू वाई भी लिख सकता है, ई इंटू जेड भी लिख सकता है, एक्स बाई जेड आर के स्थान पर।
दूसरा अगर ई हम लोग निकालते हैं तब आर कहाँ जाएगा, नीचे। तो ई बराबर जो हम लोग लिखते हैं बउआ, ई है ना, जब है ना डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो जब डीसी करके जब लिखोगे तो ई इज इक्वल टू माइनस में डीवी बटे डी आर। यह यहाँ पर देखो फॉर्मूला, ई बराबर क्या रहेगा, माइनस में डीवी बटे डी आर आपको लिखना है, ध्यान रहेगा, माइनस में डीवी या डिवाइडेड बाय डी आर आपको याद रखना है, याद रहेगा। अब आर के स्थान पे एक्स वाई या जेड कुछ भी आपको दे सकता है। तो चलिए इसमें बताइए क्या रहेगा, कौन सा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ई निकालेंगे तो आर नीचे ही तो जाएगा, बटा में भी बटे आर, तो भी बटे आर तो रहबे करेगा। लेकिन डीसी के फॉर्म में जब लिखेगा ना तो वहाँ पर माइनस देना है, निगेटिव करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ई बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी आर। तो कौन सा आपको है ना आंसर मिला, ई बराबर माइनस डीवी बटे डी एक्स है, सब में एक्स दिया है ना, सब में एक्स था, एक्स वाला आप लिख लीजिए, ई बराबर माइनस डीवी और डिवाइडेड बाई डी एक्स। कौन सा आंसर आपको मिला, ए मिल रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ, तो आपका आंसर जो यहाँ पर रहेगा ए हो जाएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा आया, ए। क्लियर है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना, भी बराबर एक आपको ध्यान रखना क्या, भी बराबर ई इंटू आर, दूसरा ई बराबर माइनस में डीवी या डिवाइडेड बाय डी आर ध्यान रखना है। वो डीवी बाय डी एक्स लिख सकता है, डी वाई लिख सकता है, डी जेड लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन 9वां के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अति महत्वपूर्ण, पहला पार्ट में करवाए हैं, एकदम अति महत्वपूर्ण पहला पार्ट में करवाबल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करवाए हैं बउआ, जल्दी से बता दो क्या रहेगा। धातु के लिए प्रावैद्युतांक का मान बताना है। धातु के लिए प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है, धातु के लिए प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है, जल्दी से आपको बताना है ना। मेटल के लिए, धातु के लिए प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है। चलिए कौन सा आंसर, अनंत आ रहा, सबको क्लियर है। अगर जिसका इसका अनंत है सभी लोग सही हो, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले हवा चाहे निर्वात, हवा या निर्वात, हवा चाहे कोची बउआ निर्वात, हवा या निर्वात, अगर हवा या निर्वात है तो इसके लिए वैल्यू एक होता है बउआ। प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है, एक होता है। जल के लिए आपको बताए हैं 80 होता है, जल के लिए कितना होता है, 80 होता है। धातु के लिए बउआ ध्यान रखना, धातु के लिए इसका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, और इसका मान एक से अधिक, हमेशा एक से अधिक। सब पहला वाला वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं, काफी डिटेल में डिस्कशन कर दिए हैं, ऐसे आपको लिख दिए हैं। ये टोटल फर्स्ट वीडियो जब देखिएगा ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ इसको डिस्कस कर दिए हैं। तो धातु के लिए कितना बताइए, धातु के लिए क्या रहेगा, अनंत रहेगा। देख लो, हवा या निर्वात के लिए वैल्यू कितना होता है 1, जल के लिए कितना होता है 80, धातु के लिए कितना होता है इनफाइनाइट, और है ना प्रावैद्युतांक का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है, हमेशा एक से ज्यादा रहेगा। क्योंकि सर हवा या निर्वात इसी के लिए केवल एक होता है और सबके लिए एक से अधिक हमेशा रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। पढ़िए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये कहा गया है आपसे आर दूरी से बी अलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। जल्दी से बताइए, अगर दो गो है ना, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिया है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो कहा कि उस पर लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो बताइए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल कूलम के नियम, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो पढ़े हैं आप, अरे यही तो पढ़े हो ना कूलम के नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के लिए कूलम साहब एक नियम दिए हैं। तो कूलम जो एक नियम दिए हैं उसके आधार पर ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 तो ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं, क्या दो गो इलेक्ट्रॉन बोला है बुआ। तो बल बताइए क्या होता है, बल के बारे में कहा गया है कि समानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के होता है, आर केवल आर के होता है, आर के पावर -1 आर के पावर -2। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर है बउआ। आर के बारे में कहा, आर यहाँ पर नीचे है, देख लेना आर नीचे है, तो आर नीचे है तो बताओ, एक तो ये हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसको, है ना, दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है। एक हम लोग ऐसे कहते हैं कि एफ ऐसे रहेगा आर के पावर 2, एक ऑप्शन में ऐसा, या माइनस ना देकर ऐसे भी लिख सकता था। तो कभी कभी ऑप्शन में ये आपको रहता है व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, या इसी को अगर एक और तरीका से अरेंज कीजिएगा तो एफ समानुपाती, जब ये आर यहाँ पावर 2 न है, ऊपरे जाएगा तो -2 आर के पावर -2, प्लस वाला जब ऊपर जाएगा तब माइनस हो जाएगा, तो है ना। इसको अगर इस तरह के फॉर्म में देता था इसको लिखते, लेकिन कहा माइनस वाला फॉर्म में दिया था, इसको अगर ऊपर हम लोग लेके जाएंगे बउआ तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे। तो आंसर आपका कौन सा आ गया बताइए, डी आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। याद रहेगा, दो तरीका से इसको ऑप्शन सेट करता है, दोनों समझा दिए हैं,
दोनों याद रखो। वीडियो को लाइक कर देना है बउआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ना। जो भी मित्र लोग आपका है ना, तो मित्र के साथ इसको शेयर कीजिए, जितना भी ग्रुप है सब में इसको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताइए, इसका आंसर कौन सा रहेगा बउआ? तो नियम के आधार पर यहाँ पर दो आंसर आ रहा है। एक तो आ जाएगा वो 1/r² जो दिया नहीं है, यही बटा में r² जब ऊपर जाएगा तो r⁻² हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा आ गया बताइए? डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर कंप्लीट है। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चल रहे हैं। चलो वो 12 नंबर क्वेश्चन, इसको तो तुम बता सकते हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन ही बताओ जल्दी से, ये तो सबको बताना है बउआ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होता है? ऑप्शन 1.6 × 10 के पावर माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। 2 × 10 के पावर माइनस कितना दिया गया है? 21 दिया गया है बउआ। 1.6 × 10 के पावर -9 है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है बउआ, इसको थोड़ा सुधार लो। इसका आगे माइनस आप लगा लीजिए, यहाँ पर माइनस रहेगा, है ना। पहला ऑप्शन में माइनस रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता भी इतना ही है, ध्यान रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही आवेश होता है। पूछल क्वेश्चन है, विश्वास नहीं करोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है। अरे ये आसान है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में करवाओगे तो उसमें समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। कई बार रिपीट किया है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, माइनस में 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम यह होता है। प्रोटॉन जो होता है वो इतना ही होता है प्लस में 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, है ना। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, 0 कूलम रहता है। तीनों पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे, लेकिन प्लस में, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। बताइए जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस में कितना आ गया? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आपका क्लियर है? 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इसका आंसर बताना है। ये पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन करवाए हैं, इस क्वेश्चन को पीछे के वीडियो में करवा दिए हैं। जल्दी से जरा इसका आंसर कमेंट करो तो क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हाँ बउआ, चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, क्या रहेगा, क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता का मात्रक मतलब एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपसे पूछा गया है। चलिए पीछे के वीडियो में इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको देखना ही देखना है ना, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको देखना ही है, निश्चित देख लेना है। इसका 2 मात्रक होता है, एक होता है फर्मी प्रति मीटर, ध्यान रखना, पहला मात्रक फर्स्ट फर्मी प्रति मीटर, ध्यान रखना है। एसआई मात्रक में आपका एक और मात्रक होता है, देखो एक होता है बउआ कूलम्ब स्क्वायर, क्या रहेगा? कूलम्ब स्क्वायर, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या रहेगा? वो 2 मात्रक इसका समझा रहे हैं, आपको 2 मात्रक समझा रहे हैं यहाँ पर। एक होता है फर्मी प्रति मीटर, ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन फर्मी प्रति मीटर में, जो फर्स्ट पार्ट में वो करवाए हैं। यहाँ ये भी आपको पहला वाला यहाँ पर देख लो, सॉरी, हाँ यहाँ पर ये है। एक तो हो गया क्या आपका फर्मी प्रति मीटर, दूसरा होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बताइए कौन सा? फर्मी मीटर तो दिया नहीं है, तो कौन सा दिया है? ए वाला ऑप्शन में लगता है अरेंज किया, सबको ऊपर लिखा था, सबको ऊपर लिख दो। बताओ अगर न्यूटन साहब ऊपरे जाएंगे, नीचे अभी हैं, ऊपरे जिसमें जाएंगे तो माइनस, बता रहे थे ना कि अगर नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है तो माइनस लिखते हैं, तो ऊपरे लेके जाएंगे तो एन का पावर -1 आ जाएगा, एम का पावर भी कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ देखो नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर पावर -2, अब कूलम्ब का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। कूलम्ब तो पहले से वहां पर है, कूलम्ब जो है बउआ ऊपर पहले से है, तो उसमें -2 नहीं रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2, कूलम्ब का स्क्वायर। कौन सा आ रहा है बताइए जल्दी से? न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2। देखो तो पहला मिल रहा है बउआ, देखो जल्दी से, न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2, कूलम्ब का पावर 2। लीजिए पहले आपका आंसर हो गया, जिसका आंसर ये है सही हो, है ना। 2 मात्रक होता है फर्मी प्रति मीटर और दूसरा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप अरेंज करते हैं, सजाते हैं, तो ये दोनों टर्म नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, आपका आंसर ही आ जाएगा। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं 13। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम टोटल करवा दिए थे थी में, फर्स्ट पार्ट में करवाए, एकदम निश्चित उसको देखो, छोड़ो नहीं, जी जान एकदम लगा के पढ़िए। पढ़ाई से एकदम मजाक मत करो बउआ, अभी जो ऐसा टाइम है ना आपके लिए, उससे एकदम बिल्कुल मजाक मत कीजिए पढ़ाई से,
ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दो 14 नंबर क्वेश्चन में 14 तक हम लोग पहुंच गए हैं बउआ, 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। यहाँ लीजिए आपका 14 नंबर यह क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना, जाता है तो उसका द्रव्यमान, चलिए जल्दी से बताइए, अगर कोई वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। हाँ बिल्कुल जी, इसका आंसर ये हो जाएगा वो द्रव्यमान कभी बढ़ता है कभी घट सकता है, अगर आवेशित करते हैं तब। देखो आवेशित करने पर द्रव्यमान घटता बढ़ता है, हम 3 पॉइंट आपको समझा देते हैं। सबसे पहला, अगर उसको धन आवेशित करते हो, क्या करेंगे बउआ, धन आवेशित, तो धन आवेशित मतलब किसी को देना, अगर धन आवेशित मतलब क्या है, अब है ना आपके पास कुछ रुपया पैसा है, किसी को आप दे देते हैं तो कहेंगे वो कर्जा नहीं है धन है, तो किसी को दिए हैं मतलब द्रव्यमान घट गया है आपका, द्रव्यमान कुछ हुआ घटा। तो एक बात बताइए, अगर धन आवेशित करेंगे तब कुछ होगा घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा बउआ, घटेगा। अगर ऋण आवेशित करो, किसी वस्तु को अगर ऋण आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान उसका बढ़ेगा, द्रव्यमान कुछ होगा बढ़ेगा, माइनस रहेगा तब बढ़ेगा। लेकिन अगर न धन बोले न ऋण बोले, सीधे बोले कि नहीं आवेशित, पहले ऐसे बोलता था लेकिन अब नया पैटर्न पे यह क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन सीधे कहता था कि धन आवेशित करेंगे तो कुछ होगा, तो सीधे कहते थे वो घटेगा, धन आवेशित किए हैं। ऋण आवेशित करेंगे तो क्या होगा बउआ, तो ऋण आवेशित करेंगे तो बढ़ेगा, नहीं ऋण आवेशित मतलब बढ़ेगा। लेकिन अब बोलता है कि न धन बोलता है न ऋण बोलता, सीधे बोलता है कि आवेशित किए हैं। तो आवेशित करने का मतलब कि चाहे तो प्लस है चाहे तो माइनस है, ये दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो प्लस रहेगा तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों वाला कंडीशन यहाँ पर आएगा। तो घट और बढ़ दोनों कंडीशन है, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर हुआ, प्लस आवेश से द्रव्यमान घटता है, माइनस आवेश से द्रव्यमान बढ़ता है। आवेशित करेंगे मतलब प्लस देंगे चाहे माइनस देंगे तो द्रव्यमान घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो इसका आंसर कौन सा आपका हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है बउआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला पार्ट का क्वेश्चन है बउआ, फर्स्ट पार्ट जिसमें समझा दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में इसको समझाए हैं। क्वेश्चन आपको ये कहा गया कि कूलम्ब जो बल होता है, कूलम्ब बल क्या होता है, ऐसा कहा गया कि जो कूलम्ब बल होता है वो कूलम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों है, केंद्रीय और विद्युत दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करो पहले, कूलम्ब बल के बारे में जल्दी से बताइए, लाइक शेयर एकदम करते जाना है बउआ, छोड़िए नहीं, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, कूलम्ब बल क्या है, कूलम्ब बल क्या रहेगा, दोनों होता है, बिल्कुल पिछला वाला वीडियो में इसको समझा दिए। इसमें क्या आपको तकलीफ हो रहा है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जिसको पीछे वाला वीडियो में भी आपको डिस्कस किए थे कि है ना, पीछे वाला वीडियो में इसको डिस्कस हम किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब बल होता है दोनों होता है, कूलम्ब बल आपका दोनों रहेगा। कौन कौन दोनों, मतलब केंद्रीय बल भी रहेगा और विद्युत बल भी रहेगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वो क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम लोग को प्रॉब्लम होना शुरू। देखो एक बात आपको समझाए थे, याद होगा आपको, सेम क्वेश्चन आपको समझाए हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको पीछे दिए थे, अभी दिए थे, दिक्कत अभी तक नहीं है। इससे आने वाला कई क्वेश्चन में दिक्कत आपको करेगा। एक कूलम्ब आवेश बराबर, याद होगा आपको बउआ, एक कूलम्ब आवेश बराबर ESU है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैट कूलम्ब बोले थे, स्टैट कूलम्ब, इसी को हम लोग बोले थे ना, स्टैट कूलम्ब बोले थे। CGS मात्रक होता है, क्या होता है बउआ, CGS मात्रक होता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ए, नहीं। और एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁻⁹, अभी जस्ट पीछे इसका क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं सेम। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU कौन सा आंसर है, देखिए एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU कौन सा आंसर है, ये वाला भी डिस्कस किए हैं। इस सेम क्वेश्चन को पीछे डिस्कस किए हैं वो, सेम क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया गया है। एक कूलम्ब, इसको ध्यान रखना है, एकदम कुछ भी हो जाए बउआ है ना, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखो कि एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। ESU को कोची बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब बोलते हैं बउआ, क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब बोलते हैं। ESU को क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब बोलते हैं। तो ध्यान आपको रखना है क्वेश्चन। क्लियर है, ये पीछे क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसको याद रखना। इस क्वेश्चन के सहायता से कई क्वेश्चन आपको बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, अब कहा गया है एक स्टैट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब, नहीं पहले एक कूलम्ब बराबर बताइए ना, तो कहिए कि सर 3 × 10⁹ ESU समझाया पीछे। तो ESU के मतलब क्या है सर, तो स्टैट कूलम्ब है, स्टैट कूलम्ब है।
तो एक बात ये बताइए कि यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान देना बुआ, क्या कह रहे हैं आपको, हम यहां पर कहना ही चाहते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलम है। कहा कि नहीं हमको 1 स्ट्रेट कूलम बराबर चाहिए, तो इसको अगर इसका 1 चाहिए तो इसको नीचे चल जाएगा। ये कहा गया कि इसका मान पूछा कि स्ट्रेट कूलम का मान बताइए, तो ये जो टोटल फैक्टरवा देख रहे हैं ना, एक नीचे लेके चल जाओ। तो नीचे लेके जाएंगे बउआ तो इधर आ जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया? 1/3 का 1/3 इसको रह देते हैं, इसको रह देते हैं 1/3 का 1/3 रह दिए हैं, और गुना में 10⁻⁹ अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा इतना कूलम आपका। तो 1 स्ट्रेट कूलम बराबर कहेगा तो 1/3 × 10⁻⁻9, 1/3 × 10⁻⁻9, 1/3 × 10⁻⁻9, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आया है? समझ में यहाँ आया है बउआ? क्लियर है? चलिए यहां से जो चीजें जो है 17 नंबर क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां से हम लोग कल फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज काफी हो गया, तक कल हम लोग करेंगे इसको फिर से स्टार्ट सेशन को। आपको सेम टाइम में बुआ 7 बजे से ही, 7 बजे शाम से ही आपको लाइव रहेगा यहाँ पर क्लास। आप इसको पूरा एकदम ढंग से समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस 17वें क्वेश्चन से उठावेंगे फिर से, और इसी क्वेश्चनों को फिर से रिपीट करेंगे, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको रहने देते हैं। सब लोगों को गुड नाइट।